मैं विनोद मनोहर साल्वे, संयुक्त भारत पक्ष इस पार्टी का मैं महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष और एक जागरूक नागरिक सोशल वर्कर जो अपनी आंख खोलकर देखता है, कान खोलकर सुनता है और मुंह खोलकर बोलने का मादा रखता है, ऐसा मैं भारत देश का एक नागरिक। जब मैं अपने भारत देश का मैं नागरिक अपने आप को कहता हूं, तब इस भारत देश के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है और उस जिम्मेदारियों को हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं और इस नजरअंदाजी की वजह से हमारे देश में ऐसे निकम्मे, नाकारा, नालायक, नामर्द हमारे सर पर चढ़कर आज सुसु करने का प्रयास कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और हम सहन कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई? ये देश मेरा है, आपका है, हम सभी से मिलकर ये देश बना है, जिसे आप भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, आर्यव्रत कहें या जम्मू द्वीप कहें, कुछ भी कहें, ये देश हमारा है। और इस देश के लिए हम जब मर मिटने को भी तैयार होते हैं, इस मातृभूमि को, इस भारत माता को, इस मेरे देश को अगर हम इग्नोर करते रहें और ये कहें कि नहीं भाई हमें तो भिड़ने की, बोलने की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर आप मतलब जीते जी मर गए, आपने देश के लिए कुछ नहीं करा। और फिर ऐसे नालायक लोग जो देश का सत्यानाश करने के लिए पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं कि ऑप्शनल क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है। आज मैं जब एक सरकारी कार्यालय में हेड ऑफ ऑफिसर से मिलकर बात कर रहा था, हमारी कुछ चर्चाएं हो रही थी। वहां पर जनता की ही समस्या लेके हम गए थे। वहां पर एक बच्चा आया, होगा कोई 24-25 साल का, ज्यादा से ज्यादा 26 साल 27 साल, इससे ज्यादा नहीं, शादी भी नहीं हुई थी उसकी। उसने एक अथॉरिटी पे साइन मांगना चाहा। उस अफसर ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम? उसका पासपोर्ट वगैरह देखा, पूछा कैजुअली, वो उसका भाग नहीं था, लेकिन एक जनरली पूछ रहे थे भाई आप जा रहे हो? तो उसने कहा मैं विदेश जा रहा हूँ। बोले क्या करने जा रहे हो? तो बोले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता हूँ, मेरा ये वर्क है, मैं ये करूँगा, ये मेरा, इसमें मैंने मास्टरी की है। तो फिर उसकी बातें सुनकर उस अफसर और मेरे साथी, मेरे साथ जो थे मेरे साथी, हमने 4-5 मिनट बात करने के बाद जब वो जाने लगा तो हमने उसको ऑल द बेस्ट भी कहा। लेकिन इस बीच मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उस लड़के से, भाई आप पढ़े लिखे हो, आपने इसमें मास्टरी की है, अब आप देश छोड़ के जा रहे हो, देश छोड़ के जाने के बाद वहाँ जब आप सेटल हो जाओगे, वहाँ के कायदे कानून, डिसिप्लिन, उसका रिस्पेक्ट करोगे और जैसे जैसे आपको वो अच्छा लगता जाएगा, आपका मन वहाँ बहल जाएगा, आपका दिल वहाँ लगेगा, क्या कभी आप इंडिया आना चाहोगे? अभी तो उसने कहा हाँ सर मैं आऊँगा। ये एक नहीं है, ऐसे आज तो मेरे साथ उदाहरण हुआ, आज ही की बात बोल रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण है कि हमारे बच्चे, हमारा टैलेंट, हमारा जीनियसपना, हमारी बौद्धिक क्षमता देश से बहुत ज़्यादा, मतलब
और देशों से बहुत ज्यादा भी हो सकती है, इस वजह से वो वहां जा रहा है। और हमारे अच्छे सेब को, फलों को, अच्छे अनाज को, हमारे अच्छे चावल को, सारा चीज तो वो अच्छा अच्छा वो ले ही जा रहा है। मैन पावर भी ले जा रहा है, बच्चे भी ले जा रहे हैं। और हम और हमारा देश और देश के ये तथाकथित 56 इंची नालायक, निर्बुद्धि, नपुंसक, ऐसे ये मोदी, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर नौजवानों की संख्या ज्यादा है। जापान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, और दुनिया का कोई देश देख लीजिए, सब में ज्यादा एवरेज युवा हमारे देश की है। इसे हम यंगिस्तान कह सकते हैं। लेकिन यहां के लोगों की वो काम, वो उसका इंटेलिजेंस, उनसे वर्क लेना, उनको काम दो, बड़ी बड़ी कंपनियां उभारो, इकोनॉमी, जीडीपी, वो जो ग्रोथ है ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस सत्यानाश करने वाले मोदी ने 2014 से लेके अब तक सिर्फ सरकारी जो भी कंपनियां हैं वो बेची है, और जो नहीं बिकी है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर पल पता नहीं ये किसका गुलाम है, लेकिन ये हम पर बिना सोचे समझे कुछ भी ऐवे ही हमारे देश के जो नौजवान हैं वो मजबूर हो रहे हैं कि इस देश में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो भाई कुछ नौकरी नहीं मिली तो मुझे 4 साल अग्निवीर बन के नहीं रहना है। इतनी दिक्कत में ला दिया। आप रोजगार नहीं दे सकते, 2 करोड़ रोजगार बोलकर, झूठ बोलकर, ये झूठा, उनको नौकरियां नहीं मिली। जो थे नौकरी में उनको निकाल दिया, जो अच्छी खासी कंपनियां थी उनको बर्बाद कर दिया, उनको बेच दिया, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही निकाल दिया। कुछ नहीं इसने किया है, अच्छा काम कुछ नहीं किया है। 370 मात्र यहां बीच में ला देना, ना राम मंदिर ला देना। राम मंदिर ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय था जिसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसमें मोदी का कुछ नहीं है। पीछे से अगर कुछ किया हो तो अगर किसी के पास सबूत हो वो दे दे। कश्मीर में 370 और ये और वो और 3 तलाक, इतनी ही फिक्र थी ना मुस्लिम महिलाओं की, इतनी फिक्र थी तो अरे हरामजादे 75वें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पे बिल्किस बानो जैसी एक रेप पीड़िता पर कितना बेरहमी से उसके ऊपर अत्याचार किया गया, उसके परिवार वालों पर, उसके 3 साल की बच्ची पर, और जबकि वो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर 11 लोगों ने, संस्कारी ब्राह्मणों ने, हालांकि ये यहां पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक वहां के जो एमएलए है या सांसद है पता नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं वो ब्राह्मण है, वो तो संस्कारी होते हैं। ये संस्कार होते हैं? एक प्रेग्नेंट लेडी जो 5 महीने की है उसके घर में घुसो, धर्म के प्रति नफरत रखकर तुम उसके घर में घुसकर उनके घर के लोगों को कत्ल कर डालो, उसके ऊपर लगातार 11 लोग बार बार रेप करते रहो, इससे ना पेट भरे तो उसके बाद जो छोटी बच्ची मिली उसके ऊपर रेप करो, और ऐसे आरोपियों को स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर उनको छोड़ देना। गुजरात से ही अपने घर जाइए। मोदी जी आपसे कह रहा हूं,
अपने घर जाइए, अपनी माता से पूछिए, अपनी बहन से पूछिए, अपनी भाभीयों से पूछिए। हो सके अगर थोड़ी सी इज्जत बची है तो अपनी उस बीवी से पूछिए, क्या ऐसा कर्म करने वाले को आप माफ करोगे? जवाब क्या देते हैं वो देख लीजिए। अरे आप ना घर के हो सके, ना आपके खुद के बच्चे हैं, पता नहीं वो वीडियो कैसा है, एडिटेड है नहीं है पता नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक वीडियो घूम रहा है जिसमें यह बताया गया है, दिखाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मुझे उस वीडियो की सत्यता नहीं पता, एडिटेड है नहीं है, उसमें कुछ तिकड़म किया है नहीं किया है, कोई आईटी सेल वाला होगा, लेकिन यह वीडियो घूम रहा है। क्या होता है, क्या मैसेज जाता है कि हमारी बेटियों को तुम नजर रखोगे, मालिश कोई और करेगा, और जब वो लड़की एफआईआर करेगी, न्याय मांगेगी, तो उसी को अंदर डाला जाएगा और एक चिन्मयानंद जैसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये संस्कार है। याद है वो साबुन लगाता हुआ बाथरूम का सीन? किसी और का पति, किसी और की पत्नी, दोनों अनैतिक संबंध में बाथरूम में एक दूसरे को साबुन मल रहे हैं निर्वस्त्र होकर। यह संस्कृति है, संस्कारी है, यह संस्कार है। अगर ऐसे संस्कार है तो थू ऐसे संस्कारों पर और आपकी सोच पर, जिस सोच ने देश की सत्यानाशी की है। हमारे युवाओं को आज हमारा देश विश्व गुरु हो सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी पावर, इतनी युवाओं की पावर हमारे देश में थी, लेकिन ये युवा मजबूर है किसी और देश जाने के लिए। बचेगा क्या यहां? क्या बचेगा यहां? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग तो चले जाएंगे, कुछ होंगे जो सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, बाकी अगर सरकारी नौकरी है तो वो टिक जाएंगे यहाँ, नहीं तो पढ़े लिखे वो कहेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी फिल्म स्टार की किसी की बात करो तो आपको तो गुस्सा आ जाता है आईटी सेल वालों को कि भाई वो फलाना ने ऐसा क्यों बोला, वह ऐसा क्यों बोला, देश में रहने को डर लगता है। लेकिन क्या युवाओं को रोक सकते हो आप? कितने झांसे दिए थे, बड़े बड़े फेंके थे, मेक इन इंडिया करेंगे, स्किल इंडिया करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 4 साल की नौकरी देकर। हर चीज में आपने पीछे कर दिया है देश को। आप अपने घर वालों के नहीं हो सकते। अडानी और अंबानी क्या आपके बाप लगते हैं या क्या आप उनके कुछ और लगते हो? सिर्फ वही दिखते हैं बड़े बड़े लोग। गरीबों के लिए आपकी सरकार नहीं है। बिस्कुट पर जीएसटी लगा दिया, नमक पर लगा दिया, दूध पर लगा दिया, गैस इतना महंगा कर दिया, विश्वगुरु बनाओगे? अक्ल है आप में? उतनी काबिलियत है? अगर होती तो आपने उस समय जो झूठ बोला था, मुझे 60 महीने दीजिए, क्या उखाड़ लिया और फिर भीख मांगने, फिर झूठ बोलने आ जाते हो। अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं होता, मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता, कुछ करके दिखाना होता है। सिर्फ बोलने से कि मेरा 56 इंची है कुछ नहीं होता। मेरे देश को बर्बाद कर दिया। और जब देश की बात आती है और अब 15 अगस्त की बात आती है, आपने नालायकी से, निर्बुद्धि से, बेशर्मी से और किसी की दलाली करने के लिए झंडा महोत्सव बनाया था ना। बहुत सारे वीडियोस घूम रहे हैं, बहुत सारे, जिसमें झंडे का जो प्रोटोकॉल होता है, जो इज्जत होती है, वो किस तरह से उसको हमें हैंडल करना है, वो सारा एक अलग से स्टडी है।
जिसको यूज करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, आपने आके किसी की दलाली करने के लिए, किसी का बेचने के लिए आप भड़वा और दलाली करने को पहुंच गए। बोले कि झंडे लगाओ घरों पे। लोगों ने आड़े तिरछे ऐसे वैसे फटे गंदे झंडे लगा दिए। हाँ, नहीं लगाए होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो गंदा हो गया तो उस झंडे को ससम्मान उतारना चाहिए, आड़े नहीं लगाना चाहिए, सीधा, और उस झंडे के ऊपर आसमानी होना चाहिए। हमने देखा एक गुजरात का मोटर बाइक पे, गुजरात की नंबर प्लेट है उसमें, वो झंडे के साथ उस झंडे में डंडा लगा हुआ है, वो ऐसा मोड़ के अपने पिछवाड़े में रखकर बाइक पे जा रहा है। झंडे का सम्मान हुआ। एक औरत नीचे उस झंडे को बिछा के उस पर बैठी है। इनको नहीं पता है कि प्रोटोकॉल क्या है। आपको पता था, और आपको मालूम है कि मेरे देश के लोग जब मैं थाली बजाने को बोलूं तो ये पूरा टीन टप्पर जो है उसको पीट देते हैं, पता है ना। तो ये सब मालूम होने के बावजूद उनको उसकी संहिता, ध्वज संहिता क्यों नहीं बताई। इसके दोषी आप हो, मेरे देश के ध्वज का अपमान करने वाले आप हो। इसलिए मैं नालायक कहता हूं आपको। मेरे देश का नाम नीचे किया है, मेरे ध्वज का सम्मान नीचे किया है, आप नालायक हो, सत्यानाश किया है मेरे देश का आपने। और बोलने वाले कोई नहीं है, सबके सब चुप है। गुलाम बना के रखा है इस देश की जनता को। पता नहीं देश की जनता कब सुधरेगी, कब उसमें वो अकल आएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द उनको अकल आ जाए। कोई हमारी फ्री विल नहीं है, कोई हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, कोई हम निर्णय अपने आप में, मेरे लिए अगर पसंद है तो मैं हां कहूंगा, मुझे पसंद नहीं है तो मैं ना कहूंगा। ये मेरी इच्छा है। संविधान भी मुझे आर्टिकल 21 में वो अधिकार देता है। मुझे मेरे जीने का तरीका क्या होना है वो मैं जानता हूं, मैं तय करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। इस बीच में कुछ भी अंत संत कुछ भी लेके आते हो, कुछ भी सामने खड़े कर देते हो और बोलते हो कि ये होना ही चाहिए। क्यों? देश की जनता के आप सेवक हो, प्रधान सेवक बोला था ना। तो क्या देश की जनता को आप सेवा करने आए हो या गुलाम बनाने आए हो? क्या बनाने आए हो? और क्या समझते हो अपने आप को? कहीं के राजा महाराजा? खुद तो कहते थे फकीर हूं, बे औलाद फकीर, जिसको औलाद का दर्द नहीं पता, बच्चों का दर्द नहीं पता, बच्चों के भविष्य नहीं पता, बर्बाद करने पे तुला ऐसा आदमी, देश को सत्यानाश पे लाया ऐसा आदमी। बातें बड़ी बड़ी कर लो, ये दलाली, ये देश बेचना, ये व्यापार, इससे मेरा देश दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ऐसे ऐसे कर्ज लिए हैं शॉर्ट टर्म पर, पिछवाड़े से नहीं निकलेगा आपके, इतना बड़ा कर्ज है। 23 जाते जाते आपकी वाट लगने वाली है, लेकिन देश को मूर्ख बना रहे हो। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां 2 सालों से कहीं नजर ही नहीं आती है। ना कैंसर दिखता है, ना टीबी दिखता है, ना डायलिसिस वाले पेशेंट दिखते हैं। सारे की सारी बीमारियां हड़ताल पर चली गई है, उन्होंने स्ट्राइक किया है। उन बीमारियों ने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद क्वारंटीन कर लिया है। सिर्फ एक बीमारी दिखती है जिसकी दलाली आप करते हो, कोरोना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। नमक पर टैक्स लगना चाहिए, छोटे बच्चे के बिस्कुट पर टैक्स लगना चाहिए, उनके दूध पर टैक्स लगना चाहिए, हर एक चीज पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन वैक्सीन वो तो हम फ्री देंगे, फ्री दे रहे हैं और लेनी पड़ेगी। कितने सेफ्टी डाटा है, कितने इफेक्टिव डाटा है,
किस शास्त्रज्ञ ने कहा अगर लेने के बाद फिर नहीं होगा तो एक में ही काम होना चाहिए था? ये तो साली इतनी निकम्मी है कि उसको हर 4 महीने 5 महीने में लेना पड़ रहा है। तो जब काम की नहीं तो क्यों ले, और देश का पैसा क्यों बर्बाद करे? लेकिन आपको दलाली जो करनी है, दल्ले कहीं के मोदी, बेशर्म, नालायक, नामर्द, जो अपना बच्चा नहीं पैदा कर सका, देश का विकास करने चला है। मेरे देश के बच्चे दूसरे देशों में जाकर अपना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि उन देशों के लिए काम करेंगे, उन देशों का नाम होगा। और हमारे यहां तू हमारे देश के जो बच्चे उनको गुमराह कर रहा है, उनको उस वक्त जहां पर उनको कैरियर की सोचनी है, उनको पीछे वो कावड़िया बना देता है और कहीं जाने के लिए, धर्म यात्राओं पर, धर्म स्थलों पर जाने के लिए, यात्रा के लिए निकाल देता है। कईयों को हांडी के लिए, इतना बड़ा बड़ा दही हांडी हमारे महाराष्ट्र में होती है, मुंबई में होती है खासकर, देश में तो और कहीं नहीं है। क्या कृष्ण भगवान जी सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के हैं? पूरे देश के, विश्व के नहीं है? यही क्यों? वो एक चाल है, एक षड्यंत्र है। और ऊपर से ये बताना कि भाई अगर तुम्हारी टांग टूट जाए, तुम्हारा सर फूट जाए, तुम अपाहिज हो जाओ तो 10 लाख रुपया लो, चुपचाप बैठो, हांडी पे एक के ऊपर एक चढ़ो और मरो। नहीं मरे तो 10 लाख, अपाहिज हुए तो क्या होगा? मतलब ये स्किल इंडिया ये है, मेक इन इंडिया ये है। सारे देश की कंपनियों को बर्बाद कर दिया, सारे लॉकआउट हो गए, लोग परेशान होकर चले गए। आज बैंकों के कर्मचारी घुट घुट के जी रहे, पता नहीं उनका कब कहां क्या होगा। ये मेरे देश का बातें बड़ी बड़ी, इतना बोला कि आज लोग इरिटेट होते हैं। जैसे ही इसका आवाज कानों पर पड़ती है ना, इरिटेट होते हैं और मुंह से अनजाने में ही गाली निकल जाती है। और इनके भक्त, जब तक इनके हाथ में कटोरा नहीं आएगा तब तक ये चाटते रहेंगे। असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं करूंगा क्योंकि मैं संसद में नहीं हूं। मैं एक जन सामान्य, एक ऐसा जागरूक नागरिक हूं जो इसको सवाल पूछ सकता हूं। और अगर ये अपने बाप का पूत है तो ये आए और मेरे सवालों के सामने जवाब दे जवाब। देश का अगर एक नागरिक भी अगर सवाल उठाता है तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हिजड़ा होगा ना तो सुन के भी बहरा बन जाएगा, या हिजड़ों की तरह पीछे से कुछ काम करेगा लेकिन सामने नहीं आएगा फेस टू फेस बात करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। मेरे देश के नौजवान इस देश छोड़कर कहीं और देश में शिफ्ट हो रहे हैं। निकाल के लीजिए डाटा, कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र के बच्चे जो यहां से हैं भारत छोड़कर और देशों में चले गए कामकाज के लिए। इसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम करने वाले हो सकते हैं, हर तरह के जिसमें स्किल है वो सारा स्किल, वो सारा जीनियस पना, वो सारा दिमाग, वो सारी बुद्धि हमारे देश की दूसरे देश में जा रही है। और ये भाइयों बहनों बहुत लंबा छोड़ता है सांस। ये छोड़ने वाला है ना, मोदी की आवाज कैसे निकालता है, भाइयों बहनों, मतलब ज्यादा सांस छोड़ो, ये ज्यादा छोड़ता है। सिर्फ इतना ही आता है छोड़ने के लिए, मुंह से हकता ये, और इसके भक्तगण वही चाटते हैं। देश के प्रति अगर प्यार है, देश जो गर्त में जा रहा है उसके प्रति अगर सोच है, दिलों में जज्बा है, मत कहो सिर्फ और सिर्फ मत कहो कहने के लिए सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्ला खान, आजाद, भगत सिंह आजाद, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन आज वो अगर होते, उनकी आत्मा कचोटती होगी
मेरे देश को कहां से कहां रख दिया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि आज भी कई लोग ये कहते हैं ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन कौन है? अरे भाई, कई आए और कई गए। 2012 में जाके देखिए, क्या आपको लगता था नरेंद्र मोदी कोई नाम है? कोई जानता था? एक गुजरात का मुख्यमंत्री जिसने 2002 के दंगे कराए, गोधरा कांड कराया, जज लोहिया को मरवाया, जिसमें अमित शाह फंसा, सोहराबुद्दीन कराया, कौन जानता था? दो नाम थे, लाल कृष्ण आडवाणी और नीतीश कुमार। उस वक्त नीतीश कुमार बहुत अच्छे खासे थे, 6ठी 7वीं बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई कलंक निष्कलंक है, आज तक उनके ऊपर कभी कीड़ी नहीं गई, किसी भी बात में नहीं फंसे। जब इनका नाम अनाउंस हुआ तब उन्होंने क्लैश किया कि नहीं, बोले ये कैसे आ सकता है, तब इनके मतभेद हुए थे। कौन जानता था 2012-13 में, 14 में अचानक किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे कुछ साथी हैं, वो जानते हैं वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, WHA कैसे काम करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे काम करता है, इनके पीछे अदृश्य शक्तियां क्या है, कहां से पैसा आते हैं, कैसे किसी को रातों रात स्टार बना देना है, कैसे अडानी और अंबानी ने सारी मीडिया खरीद ली, क्यों उनको ऐसा आया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे बहुत बड़े हाथ है। ये तो दल्ला है, मोदी सिर्फ दल्ला है, इसके पीछे बहुत बड़े इसके आका है जिनको ये बाप मानता है। तो भाइयों, इससे पहले कि हमारा देश गुलाम हो जाए, हम हमारे फ्री विल से कुछ भी निर्णय लेने के लायक ना रहे, ऐसा समय ना आए, इससे पहले जागो। हमारी इच्छा है, हम जो करेंगे किसी के दबाव में नहीं, किसी के गुलामी में नहीं। संविधान को ये तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है। हम अगर नहीं जागे, हम अगर एक नहीं हुए, हम अगर हमारे देश के बारे में नहीं सोचे, हम हमारे देश के ध्वज के बारे में 16-17 तारीख को जो साफ सफाई करते, जो कूड़े का ढेर, जो कुंडी होती है जहां पर कचरा फेंका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसमें हमारे देश के झंडे, उन देश के झंडों का इसने अपमान करवाया। पब्लिक तो आधे से ज्यादा पागल ही है, लगाओ बोले तो लगाए, कहां लगाना है उनको ये नहीं पता है। उनको बोला था घर और ऑफिस में लगाओ, पता नहीं इन्होंने कहां कहां लगा दिए। वहां तक जहां तक आपकी सोच जाती है लगा दिए होंगे, आप सोचो और खुश रहो। लेकिन किस तरह से उसकी विडंबना हुई, किस तरह से उसका अपमान हुआ, हाथों हाथ उसको रख कर, उसकी घड़ी मारकर सही से संजो के रखता है, फेंक दिया। ये किसके वजह से हुआ? इस हरामखोर नामर्द दल्ले की वजह से, इस मोदी की वजह से मेरे देश के ध्वज का अपमान हुआ। मेरे देश के बच्चे बाहर जा रहे हैं, मेरे देश की सारी कंपनियां, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। पंचरत्न और पता नहीं क्या क्या कौन से ऐसे नवरत्न कंपनियां थी, सभी को बेच दिया। अब इसरो को बेचो, सारी चीजों को बेच दो, बैंकों को भी बेच देगा। अब ये पहले तो मर्ज कराया, अब जितने बच्चे हैं वो भी बेच देंगे, SBI सिर्फ रखेगा। हर चीज में ये नालायक साबित हुआ है, कोई भी लायक का काम नहीं किया इसने। और हम मोदी मोदी मोदी, अरे क्या बाप रहे तुम्हारा? नपुंसक तो है वो, अपना खुद का बच्चा नहीं पैदा कर पाया और तुम बाप बना के बैठे हो। भक्तगणों, मोदी की चाटुकारिता करने वालों, आपसे कह रहा हूं, देश के प्रति प्यार है, देश का कानून तक, ईडी तक, CBI तक, ऐसा कोई एक डिपार्टमेंट नहीं रखा इसने जो डरा कर उनसे काम लेता है।
उनके बीजेपी के लोग हैं, वो बहुत अच्छे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, बिल्किस बानो जैसे जो अपराध बिल्किस बानो पर किया था, 11 अपराधी, निघृण अपराधी करने वाले, इतनी घिन आती है, ऐसे लोगों को छोड़ा है। बहुत सारे कांड है, ऐसे लोगों को माफ कर दिया है। लेकिन नहीं, ये अंधा है, ये दृष्टाष्ट है, ये बहरा है, इसको समझ में नहीं आता, सारे कुछ देखता है ना, रिएक्ट क्यों नहीं करता? ये तो एक नंबर का फट्टू है। इसीलिए किसी भी न्यूज चैनल वाले रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू नहीं देता है। साला इतना नालायक हिजड़ा आदमी है। जो मेरे देश को बेचेगा, जो मेरे देश के झंडे का अपमान करेगा, उसको मैं नालायक, निकम्मा, हिजड़ा और दलाल कहूंगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। धन्यवाद।